तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब इतना कुछ जान लिया है तो आप हमारा नाम भी जान लीजिए। मैं हूँ आपका प्यारा दुलारा सनी। आप माने या ना माने, हम ऐसा कहते रहेंगे। तो बात की जाए कि आज की टॉपिक क्या होगी। आज की टॉपिक जैसा कि सामने दिख ही रहा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफ़ी टिपिकल भी है। टिपिकल से सेंस ये है कि थोड़ा घुमावदार है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, इस वजह से थोड़ा सा टिपिकल है, समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। लेकिन ऐसे कैसे हो जाएगी, यहाँ पे तो होनी ही नहीं चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम इसे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। उससे पहले ज़रा सा ये भी जान लेते हैं कि ये टॉपिक किससे रिलेट करता है। ये टॉपिक आपके बॉटनी का है, वो भी बॉटनी के 3rd पेपर में है। ये बीएससी 3rd ईयर की बात चल रही है। इसके अलावा बात की जाए तो ये बीएससी 1st ईयर वालों की भी है, उनके भी सेमेस्टर में ये टॉपिक है। इसलिए ये वीडियो बीएससी 1st ईयर और बीएससी 1st ईयर और 3rd ईयर दोनों के लिए है। ठीक, तो अब बात खत्म करते हैं, अब टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहला काम कि इसके बारे में जानिए। जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है, ये क्या है, ये आलू का ही एक रोग है। और इसी से मिलता जुलता आपने अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो का भी नाम सुना होगा, वो भी आलू का ही रोग है। तो ये दोनों चीज़ क्या है, पहले तो यही समझते हैं कि अर्ली और लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता क्या है। तो ये समझिए, इसकी बात कुछ ऐसी है कि अर्ली, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि अर्ली मतलब ये रोग पोटैटो को यानी कि आलू को उसके स्टार्टिंग स्टेज में होता है। यानी कि जब वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में रहता है, अपनी प्राइमरी स्टेज में रहता है, उसी टाइम पे जो पोटैटो को ब्लाइट रोग होता है, इसी वजह से उसे अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो के नाम से जाना जाता है। और अगर जो आपका पोटैटो का प्लांट है वो मैच्योर हो जाए, अपने मैच्योरिटी के स्टेज में पहुंच जाए और तब उसे ब्लाइट डिजीज़ होती है, तो वो लेट ब्लाइट डिजीज़ यानी कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कहलाता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर। जल्दी होता है तब आपका अर्ली कहलाता है, लेट होता है तब आपका लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, मतलब कि जब मैच्योर हो जाता है तब होता है, तब आपका लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कहलाता है। ये सिंपल सी बात थी, ये हमें समझ में आ गई। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट और यहीं पर क्लियर करिए। देखिए, क्लियर करते चलिए, डाउट नहीं रहेगा। ये चीज़ है कि ये जो लेट ब्लाइट या अर्ली ब्लाइट जो डिजीज़ है, ये मोस्टली पोटैटो को ही होता है और टोमेटो को ही होता है। यानी कि आलू और टमाटर को ही ये डिजीज़ मोस्टली होता है। ठीक है, इसके अलावा जो भी आपके सोलेंसी फैमिली से बिलोंग करते हैं प्लांट्स, उन सभी में ये डिजीज़ देखने को मिलता है। उसी सोलेंसी फैमिली से आपका पोटैटो भी बिलोंग करता है और उसी से आपका टोमेटो भी बिलोंग करता है। तो सबसे ज़्यादा यह जो डिजीज़ है वो पोटैटो और टोमेटो के ऊपर ही इफ़ेक्ट डालता है। आज हम पोटैटो के बारे में पढ़ेंगे और हम लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो को ही देखेंगे। अर्ली को हम किसी दूसरे वीडियो में क्लियर करेंगे। ठीक, अब कब से पोटैटो 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 नाम सुन के पक गए होंगे, तो अब इस वजह से इसका थोड़ा साइंटिफिक नेम जानिए, थोड़ा सा अपने अंदर चेंजेस लाइए, इसके नाम को थोड़ा घर में अलग तरीके से बुलाइए। आप जब भी पोटैटो को देखिए तो कहिए सोलेनम ट्यूबेरोसम। सोलेनम ट्यूबेरोसम, ये क्या है, ये आपके पोटैटो का साइंटिफिक नेम है या कह सकते हैं बॉटनिकल नेम है। ठीक, सोलेनम क्या है, ये उसकी जीनस है, और ये आपका ट्यूबेरोसम क्या है, वो उसका क्या है, स्पीसीज़ है। तो जब भी आप देखिए घर में पोटैटो को देखिए तो आप साफ साफ कहिए कि 1 पीस ट्यूबेरोसम देना। ठीक है, मतलब 1 आलू देना, यानी कि 1 ट्यूबेरोसम देना। 2-3 दिन बोलेंगे, ये आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा, कुछ खास मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, हम अपना बहुत ही बेसिक मेथड बता रहे हैं। इसी मेथड के थ्रू हमको ये चीज़ याद हुई थी और साथ ही साथ एक नया ज्ञान भी मिला था। और बाहर जाते थे तो थोड़ा मतलब वो भी बन जाता था, वो क्या कहते हैं वो एक तरीके का हुआ क्रिएट हो जाता था कि अरे ये अजीब सा प्राणी अजीब सा वर्ड क्या कह रहा है, ये मांग क्या रहा है। तो हम क्या मांग रहे थे, सोलेनम ट्यूबेरोसम। अब वैसे गांव पे ट्राई मत करिएगा, पागल समझेंगे
ठीक है, अपनी अपनी मानसिकता है, आपको पसंद आएगा तो रख लीजिएगा वरना रहने दीजिएगा। दूसरी बात करते हैं, इनमें कौन कौन से डिजीज़ देखने को मिलते हैं। तो इसमें अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो और लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो देखने को मिलता है। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो स्टार्टिंग टाइम में होता है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जब मैच्योर हो जाता है प्लांट उस टाइम पे होता है। इसमें होता क्या है, पत्तियाँ आपकी मुरझा जाती हैं, पत्तियों पे इस तरीके से दाग पड़ जाते हैं, इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ये डिजीज़ किसकी वजह से होता है, किसकी वजह से होता है, यानी कि पैथोजन क्या है, यानी कि रोगवाहक क्या है, तो ये भी जान लीजिए। तो ये डिजीज़ आपका ओमाइसिटीज़ की वजह से होता है। ठीक है, ओमाइसिटीज़ की वजह से ये डिजीज़ आपका होता है और उसका नाम क्या है, उसका नाम है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। क्या नाम है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। और ये फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस है क्या, वो एक तरीके का ओमाइसिटीज़ है। अब कहेंगे आप ये क्या होता है, जैसे कोई फंगी होती है उस फंगी का नाम होता है, कोई आपका एल्गी होती है उस एल्गी का नाम होता है, वैसे ही ये आपका क्या है, ओमाइसिटी है और जिसका नाम है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। अब आप कहेंगे कि अब ये ओमाइसिटीज़ क्या है, तो आप ऐसे समझिए कि ओमाइसिटी ना बहुत दूर का रिश्तेदार है आपका, किसका, फंगी का, फंगस का बहुत ही दूर का रिश्तेदार है। इतना दूर का रिश्तेदार है कि समझ लीजिए ना ही के बराबर। ठीक है, बहुत लिटिल गुण इससे इसके मैच करते हैं, इससे ज़्यादा तो इसके जो गुण हैं, जो इसकी प्रॉपर्टीज़ है वो एल्गी से मैच करती है। ठीक है, तो ये उसके जैसा ही होता है। ठीक, तो इसीलिए ये ओमाइसिटी है। ठीक है, और नाम क्या है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। ठीक, तो जो लेट ब्लाइट पोटैटो डिजीज़ है वो तो आपकी ओमाइसिटीज़ की वजह से होती है, लेकिन जो अर्ली ब्लाइट है वो आपकी एक फंगी की वजह से होती है। उस फंगी का नाम है अल्टरनेरिया सोलेनी। ठीक है, इसी की वजह से वो डिज़ीज़ होती है। कौन सी, अर्ली ब्लाइट वाली जो डिज़ीज़ है वो इस फंगी की वजह से होती है, जबकि लेट ब्लाइट की बात की जाए तो वो ओमाइसिटीज़ की वजह से होती है। ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर रखिए। तो यहाँ पे कंपैरिजन के मेथड में बताया है कि चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तीसरी बात, अब हम जानते हैं कि ये किस प्लांट के ऊपर अटैक करते हैं। तो आपको बताइए कि होस्ट प्लांट क्या है इसका होस्ट प्लांट मेनली क्या है, सोलेनम ट्यूबेरोसम है, यानी कि हमारा आलू है। तो चलिए ये भी जान गए। चौथी बात कि ये प्लांट के किस पार्ट को अफेक्ट करते हैं, किस पार्ट को प्रभावित करते हैं। तो आपको पता ही दिया था कि ये पत्तियों पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। टर्टल, यहाँ पे थोड़ा सा वो लगा देना ना, वो क्या कहते हैं यार, वो जो इमेज तुम डाउनलोड करते हो उसको लगा देना ताकि बच्चों को समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, मैं कोई बोतल से निकला हुआ भूत हूँ कि एक के बाद एक काम देते जा रहे हो। अरे नाना, तुम भूत थोड़ी ना हो, तुम तो मेरा प्यारा बाबू हो, तुम मेरा प्यारा बच्ची हो। अब तुम ना करो काम तो कौन करो। ठीक है, तो तुम लगा देना, बाकी हम बाद में इस बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको अभी दिख जाएगा, जब ये एडिटर भाई साहब यहाँ पे लगा देंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा स्क्रीन पे, वहाँ पे आपको दिखेगा कि किस तरीके से पत्तियों के बिल्कुल साइड में दाग हो जाता है, इस तरीके से हो जाती है। कभी कभी पत्तियाँ मुरझा भी जाती हैं, इस तरीके से सर्कल सर्कल में भी दाग होते हैं, इस तरीके से पत्तियों के ऊपर दाग हो जाते हैं, तने के ऊपर हो जाते हैं, स्टेम के ऊपर हो जाते हैं, और साथ ही साथ ट्यूबर यानी कि आलू में भी वो हो जाते हैं। वो जो कंद होता है यानी कि आलू होता है जो ज़मीन के अंदर होता है, उसमें भी इसके दाग देखने को मिलते हैं। तो ये बात, इतनी बात हमने यहाँ पे क्लियर कर ली। अब जरा सी इसकी हिस्ट्री जान लीजिए। ठीक है, इसके हिस्ट्री के ऊपर कल ही मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई थी, लेकिन यहाँ पे भी बता दे रहा हूँ। ठीक, तो कहानी कुछ ऐसी है इसकी कि ये जो रोग है ना, ये सबसे पहले मैक्सिको में देखा गया था। ठीक है, मैक्सिको में जो वाइल्ड पोटैटो होते हैं, जो जंगली पोटैटो होते हैं, उन पर ये पाया गया था। जंगली आलूओं पर यह रोग सबसे पहले वहीं से, समझ लीजिए, उसका जन्म हुआ था, मैक्सिको से। ठीक है, फिर वहाँ से ये 1830 से लेके 1840 के बीच में ये जो डिज़ीज़ है वो धीरे धीरे यूरोप में पहुँचा। ठीक है, अब यूरोप में एक महामारी के तौर पे पहुँचा, पूरा भयंकर महामारी की तरह, वो एपिडेमिक की तरह पूरे यूरोप में फैल गया। ठीक, अब वहाँ से वो 1845 में जो पूरी पोटैटो की क्रॉप होती है, यानी कि पूरी पोटैटो की जो फसल होती है, वो पूरी फसल यूरोप की बर्बाद हो गई, यानी कि ख़त्म हो गई पूरी तरीके से। वो डिस्ट्रक्ट हो गया, एकदम ख़त्म हो गया, पोटैटो की कोई भी फसल नहीं बची।
ठीक। और उस टाइम पे जो आयरलैंड है वहाँ पे भयंकर अकाल पड़ गया, भयंकर अकाल पड़ गया, पूरा एकदम शांति, एक भी इंसान नहीं, खाने के लिए पोटैटो था ही नहीं। और जिन लोगों ने उस गंदे पोटैटो को यानी कि उस डिजीज़ वाले पोटैटो को खाया, उन लोगों को एक तरीके का बीमारी हो गई, शायद आइरिस नाम था, वो आपका एडिटर यहाँ पे लगा देगा, आप देख लीजिएगा। तो आइरिस नाम का कोई एक डिजीज़ था, वही डिजीज़ इस पोटैटो की वजह से, इस गंदे पोटैटो की वजह से, जिसको अर्ली ब्लाइट या लेट ब्लाइट डिजीज़ हुई थी, उस पोटैटो को खाने की वजह से उन सभी लोगों में आइरिस करके एक रोग था, वो रोग फैल गया। और वो रोग फैलने की वजह से क्या हुआ कि वहाँ की करीबन करीबन कहा जाता है कि 20 लाख से भी अधिक आबादी ख़त्म हो गई थी। करीबन करीबन वहाँ की 25% आबादी, 25% आबादी इसी डिजीज़ की वजह से ख़त्म हो गई थी। यही नहीं, अभी और सुनिए। काफ़ी लंबे समय तक ये डिजीज़ परेशान करके रखा हुआ था। फिर वहाँ से ये डिज़ीज़ पता है कब ख़त्म हुई? सही मायनों में 1852 तक आते आते ये डिज़ीज़ ख़त्म हुई। और 1852 के बाद ये डिज़ीज़ तो ख़त्म हो गई, लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ अंश वहाँ पे थे, मतलब उस तरीके से नहीं थे लेकिन थे। जब 1870 में जब आयरलैंड से जो बीज होते हैं, आलू के बीज जब भारत में आए, तो उन्हीं के साथ साथ ये डिज़ीज़ भारत में भी आ गई। कब आई? 1870 में, ठीक है। थोड़ा सा एडिटर आपके सामने ये सब चीज़ें डाल देगा, आपको ज़्यादा देख के समझ में आएगा। तो 1870 में ये चीज़ें भारत में आई। वो भी कैसे आई? बीज के तौर पे आई। और उसमें से कुछ जो आपके आलू हैं वो इस डिजीज़ से इन्फेक्टेड रहे होंगे, या अर्ली ब्लाइट या लेट ब्लाइट से। फिर इस तरीके से ये डिजीज़ भारत में आया और फिर यहाँ पे भी उसका विकास हुआ। तो इस तरीके की ये पूरी कहानी है इससे संबंधित। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आई होगी। काफ़ी सिंपली बताया है मैंने, आराम से आप समझ जाएंगे। अब वैसे कहा जाए तो इसका आपके लिए कोई ख़ास काम नहीं है, लेकिन हाँ, नॉलेज के लिए और चीज़ों को आप चालाकी से इसको ऐड भी कर सकते हैं अपने उस चीज़ों में, इसे ऐड भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। एग्जाम्पल के थ्रू आप दे सकते हैं कि हाँ हाँ ये चीज़ें यहाँ ना यहाँ पे हुई थी। आप चालाकी से इस पार्ट को ऐड कर सकते हैं, ख़राब जाने नहीं देंगे। देखिए, नॉलेज ख़राब नहीं जाती है, इसीलिए हमने दे दी भैया आपको। अब आपका काम है उसे किस तरीके से यूज करना है। तो फिर आगे सुनिए। बाद में इस डिज़ीज़ को डिटेक्ट किया था और इस डिज़ीज़ की पहचान की थी एंटोनी डी बेरी नाम के एक साइंटिस्ट थे, एक जर्मन साइंटिस्ट थे। इन्होंने ही इसे आपका डिटेक्ट किया था, इस डिज़ीज़ को पहचाना था और साथ ही साथ इसके रोगवाहक यानी कि पैथोजन को भी पहचाना था कि किसकी वजह से ये डिज़ीज़ हो रही है। और इनके साथ एक और वैज्ञानिक थे, वो आपको ये टाइटल आपको डाल देगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इसका कॉन्सेप्ट क्लियर। अब हम बात करते हैं कि इनके सिम्टम्स क्या हैं। वैसे तो मैंने आपको सिम्टम्स बताए थे, लेकिन अब डिटेल में बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए, फारसी में लिखा है, द फर्स्ट सिम्टम्स ऑफ लेट ब्लाइट इन द फील्ड आर स्मॉल लाइट या डार्क ब्राउन सर्कुलर टू इरेगुलर शेप्ड वाटर सोक्ड स्पॉट्स। तो अब आप कहेंगे कि ये सब क्या पढ़ दिया, ये सब कुछ नहीं है। सबसे पहली बात कही गई है कि जो लेट ब्लाइट जो आपका डिजीज़ है, इसका जो फर्स्ट सिम्टम्स ही यही है कि स्मॉल या कह लीजिए बिग शेप में भी छोटे छोटे आपके जो पहले आपके सर्कुलर होते हैं और कुछ आपके इर्रेगुलर शेप के भी होते हैं, यानी कि अनियमित शेप के भी होते हैं। सर्कुलर शेप में भी होते हैं और अनियमित शेप के भी हल्के ब्राउन या डार्क ब्राउन कलर के धब्बे होते हैं, वाटर सोक्ड स्पॉट्स होते हैं, धब्बे होते हैं। ये इसके फर्स्ट सिम्टम है, स्टार्टिंग सिम्टम है किसके? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के। उसके आगे देखिए, दीज लेसन्स। अब ये जो लेसन्स लिखा है, चाहे आप यहाँ पे दीज स्पॉट्स करिए या लेसन्स करिए। लेसन्स का मतलब होता है घाव, स्पॉट्स का मतलब होता है दाग। तो मेरे हिसाब से स्पॉट्स एक सही वर्ड होगा, तो आप लेसन्स हटा के यहाँ पे स्पॉट कर लीजिएगा। मैंने दोनों लिखा है, आप अपने अनुसार जो भी चूज़ करना चाहते हैं वो कर लीजिएगा। तो दीज स्पॉट्स यूजुअली अपीयर फर्स्ट ऑन द लोअर लिप्स, यानी कि ये जो घाव है या ये जो धब्बा है वो सबसे पहले पत्तियों की निचली सतह पर अपीयर होता है, यानी कि दिखाई देता है, या प्यार से कह सकते हैं कि प्रकट होता है, क्योंकि अपीयर का मतलब प्रकट होना भी होता है, ठीक है। आगे लिखा गया है, लेस
लेसेंस मतलब वही आपका स्पॉट ऑफ्टन बिगेन टू डेवलप नियर द लीफ टिप्स और एजेस वेयर ड्यू इज रिटेन्ड द लॉन्गेस्ट। देखिए प्यार से समझिए, यहाँ पर ये कहा गया है कि पहले तो वो पत्तियों की निचली सतह पर डेवलप होता है, वो जो धब्बा है वो पत्तियों की निचली सतह पर डेवलप होता है। बाद में ये क्या होता है कि पत्ती की एजेस पे यानी कि किनारों पे और उनके टिप्स पे भी ये डेवलप होने लगता है। और किनारों पे ही आपको पता है वेयर ड्यू इज रिटेन द लॉन्गेस्ट, जहाँ पर सबसे ज़्यादा देर तक आपकी ओस की बूंदें रहती है, यानी कि पत्तियों के जो किनारे वाली साइड होती है, जो एजेस होती है, जो टिप्स होता है, वहाँ पे सबसे अधिक समय तक जो ओस की बूंदें होती है वो आकर टिकती हैं। वही चीज़ आपको बताई गई है। तो अगर इसे नॉर्मली समझना चाहें तो वो हम कैसे समझ सकते हैं? वो ऐसे समझ सकते हैं कि ये पूरी पत्तियों को, पूरी थ्रू आउट पत्तियों को ही कवर कर लेती हैं। ये जो दाग है, ये जो स्पॉट है, ये जो लेसन है यानी कि घाव है, वो पूरी पत्तियों पर फैल जाता है। बात समझ में आ गई? पत्तियों के अलावा वो स्टेम पर भी फैल जाता है, तनों पर भी फैल जाता है, ब्रांचेस पे भी फैल जाता है और साथ ही साथ इसके ट्यूबर में यानी कि इसके कंद में यानी कि आलू के ऊपर भी फैल जाता है। ब्राउन कलर के स्पॉट्स हो जाते हैं, वो सब अभी आप देखेंगे। देखिए आगे वही चीज़ फारसी में लिखी हुई है, लेटर ऑन द स्पॉट स्प्रेड्स थ्रू आउट द लीव्स एंड एरियल ब्रांचेज और स्टेम। ठीक है, बाद में यही जो स्पॉट है वो स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है थ्रू आउट द लीफ, पूरे पत्तियों पर एंड एरियल ब्रांचेस पर और स्टेम पर, चाहे वो ब्रांचेस पे फैल जाए या स्टेम पे भी। वो जो दाग है, जो स्पॉट है, वो पत्तियों पर भी फैल जाता है, ब्रांचेस पर भी फैल जाता है, स्टेम पर भी फैल जाता है। उम्मीद है चीज़ें आपको भी फैल कर समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो ये टॉपिक क्लियर। आगे चलते हैं। द लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो ट्यूबर इज अ डार्कर ब्राउन sometimes a purplish patch on the tuber surface marks as a symptom of tuber infection। तो यहाँ पे फारसी आपसे ये कह रही है कि जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज है, इसकी वजह से जो ट्यूबर होता है यानी कि आपका आलू होता है, ट्यूबर मतलब होता है कंद यानी कि वो जड़ वाला पार्ट, जड़ में इसके आलू होता है, तो इसीलिए वो कह रहे हैं। तो जो आपका ट्यूबर होता है यानी कि आलू होता है, वो डार्क ब्राउन कलर के उसके ऊपर स्पॉट्स हो जाते हैं यानी कि धब्बे हो जाते हैं। ठीक है, या कभी कभी समटाइम्स कभी ट्यूबर की सरफेस पर पर्पलिश कलर के यानी कि पर्पल कलर के धब्बे हो जाते हैं। इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं जब उसमें इस तरीके का डिजीज़ हो जाता है यानी कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। तो आप बात समझ रहे होंगे। और यही चीज़ क्या है, यही जो उसका पर्पल कलर या जो आपका उसका डार्क ब्राउन कलर है वो शो करता है कि जो आपका ट्यूबर है वो इन्फेक्टेड हो गया है, वो लेट ऑफ ब्लाइट पोटैटो डिजीज़ से ग्रसित हो गया है, इससे ये रोग हो गया है। साइन देता है, सिम्टम्स बताता है कि हाँ भैया अब मैं रोग से ग्रसित हो गया हूँ, अब आओ मैंने इलाज करो वरना मैंने मर जाना है, अब जिंदा ना रहना है धरती पे। जितना तुम शौक के बोल रहे हो ना मालिक, देखना हम यहाँ पे कार्टून नहीं लगाएंगे, ऐसे ही तुमको देख के लोगों को ख़राब लगेगा तब तुमको समझ में आएगा। बहुत ही महान आदमी कह गया रहा कि पागलों से बहस नहीं करते। तो हम आगे टॉपिक पर चलते हैं। टॉपिक कहती है कि ड्यूरिंग मॉर्निंग आवर्स अ वाइटिश कॉटनी ग्रोथ ऑफ द फंगस इज विजिबल अराउंड द डार्क ब्राउन ऑफ लेसन्स, या आप कह लीजिए कि स्पॉट्स ऑन द अंडर सरफेस ऑफ लीव्स, स्पेशली व्हेन वेदर्स रिमेन सफिशिएंटली ह्यूमिड और व्हेन देयर इज अ ड्यू फॉल इन द मॉर्निंग आवर्स। यहाँ पर यह कहा गया है कि मॉर्निंग के समय में जब पत्तियों के लोअर सरफेस और ऊपरी सरफेस पे जो डार्क ब्राउन कलर के स्पॉट्स नहीं पड़ जाते हैं, धब्बे नहीं पड़ जाते हैं, उन्हीं धब्बों के आसपास वाइटिस कॉटनी जो फंगस होता है उनकी ग्रोथ होती है। वो मतलब ऐसे समझिए, उस धब्बों के आसपास ना सफ़ेद कलर की से जाली टाइप से नहीं बन जाती है, वो फंगस वहाँ पर ग्रोथ करते हैं। और वो कैसे एटमॉस्फेयर में ग्रोथ करते हैं, जब आपका वेदर बहुत ठंडा हो यानी कि ह्यूमिड हो यानी कि नमी हो, और कह लीजिए कि मॉर्निंग के टाइम्स में ओस पड़ती है ना ठंडियों में, क्योंकि आलू ठंडियों में बोया जाता है तो जनवरी में ओस पड़ती है, तो उसी समय पर ये उस जो आपका दाग है, वो धब्बा है, उस धब्बे की जगह पर, उसके आसपास की जगहों पर ये इस तरीके की जाली की तरह सफ़ेद सफ़ेद फंगस दिख रहे हैं ना। मैं बोल दूंगा यहाँ पे एक फ़ोटो आपको शो की जाएगी तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। उस तरीके से उसके आसपास वो कवर कर लेते हैं। ठीक, और सुनिए, अगर इस डिजीज़ के फेवरेबल वेदर कंडीशन हो, ठीक है,
तो ऐसी स्थिति में ये डिजीज़ बहुत तेज़ी से फैलती है, बहुत तेज़ी से फैलती है और 10 से 15 दिनों में ये आपकी पूरी फसल को बर्बाद कर देती है, पूरी फसल बर्बाद, ठीक है। तो इसीलिए इसे लो टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी चाहिए होती है, या बारिश के समय में जो वर्षा भी होती है उसमें भी ये बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। तो इस तरीके का एटमॉस्फेयर, इस तरीके का एनवायरनमेंट इनके लिए सबसे सूटेबल माना जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको पूरे सिम्टम्स पसंद आए होंगे और अगली वीडियो में हम इसके कुछ और टॉपिक्स को देखेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि कैजुअल ऑर्गेनिज्म क्या है, यानी कि इस बीमारी के लिए जो आपका रिस्पॉन्सिबल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी कि इस बीमारी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीव है उसके बारे में हम जानेंगे। वैसे नहीं, इसको तो हम अभी भी देख सकते हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक है, देख ही लेते हैं। अच्छा, तो बात है कैजुअल ऑर्गेनिज्म की, मतलब कि इसके लिए लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म इसके लिए जिम्मेवार है। तो आपको पता ही चल गया है कि फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस, ठीक है, जो कि क्या है, आपका एक ओमाइसीटीज का मेंबर है, ठीक। इतनी चीज़ें क्लियर है। बस अब इसके बारे में कुछ चीज़ें और जान लीजिए कि ये आपका यूकार्पिक नेचर का होता है, मतलब कि इसमें जब रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है तो इसकी पूरी बॉडी उस प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होती है, सिर्फ एक सिंगल बॉडी का पार्ट ही रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। और इसी चीज़ को आप ऐसे भी समझ लीजिए कि यूकार्पिक और होलोकार्पिक दो तरीके का होता है। जो यूकार्पिक होता है उसमें सिर्फ सिंगल पार्ट ऑफ बॉडी ही रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है, जबकि होलोकार्पिक में ऐसा नहीं है, वहाँ पे पूरी बॉडी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है। यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको क्लियर हो गया होगा। साथ ही साथ ये आपका यूकार्पिक होता है, ऑटोसियस होता है। ऑटोसियस मतलब समझ रहे हैं, एक ही होस्ट के ऊपर अपनी पूरी लाइफ साइकिल को, मतलब पूरी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर देता है, इसलिए ये ऑटोसियस होता है, यानी कि स्वपोषी होता है, मतलब कि उस होस्ट के ऊपर रह के और खुद से अपना गुजारा करता है। साथ ही साथ ये हेट्रोथैलिक भी होता है। अरे पागल कुकुर साला, देखिए हेट्रोथैलिक से मतलब ये है कि उसका जीनस तो सेम होगा, लेकिन जो जीनस की अंदर जो स्पीसीज होती है, यानी कि जीनस तो सेम होगा लेकिन स्पीसीज अलग अलग होती है। अगर उनके बीच में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है तो वो आपकी हेट्रोथैलिक कहलाता है। और होमोथैलिक क्या होगा? होमोथैलिक में ये होता है कि जीनस तो सेम ही रहती है, साथ ही स्पीसीज भी जो इसके अंदर होती है वो भी सेम ही स्पीसीज के बीच में अगर रिप्रोडक्शन होता है तब वो आपका होमोथैलिक कहलाएगा। और सुनिए, साथ ही साथ जो इसका माइसीलियम होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, यानी कि मतलब क्या कहेंगे, ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी होता है, ठीक। और इसके साथ जो माइसीलियम और सिनोसिटिक पाया जाता है वो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन में होता है, ठीक है। कैसा होता है? मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन में होता है, यानी कि बहुकेंद्रकीय होता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, बहुत पसंद आएगी तो कमेंट कर दीजिएगा। चिंता मत करिए, इस चीज़ों को हम आगे क्लियर कर देंगे। तो ठीक है, टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो।